पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का इसका चैप्टर 2, और अगर पुराना बुक होगा तो उसमें चैप्टर 3 दिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो उसको हम लोग पार्ट 3 और अंतिम पार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे एडवांटेज टू द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान में जो बनाने वाले थे उनको क्या क्या फ़ायदा था, क्या क्या उनको मैंने ये जब बना रहे थे तो क्या क्या उनको जानकारी थी जो पहले से जो इनको बेनिफिट पहुँचा है। तो सबसे पहले तो कॉन्शसनेस अबाउट द व्हाट डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, उनको ये जानकारी थी कि भारत का जो को किस तरह का लोकतंत्र चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट था। दूसरा चीज़ था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना तैयार हो रहा था तो उस समय उससे पहले 1928 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1917 जो 1935 से पहले 1917 था, तो उसके अंतर्गत इलेक्शन जो हुआ था जिसमें मोतीलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर बने थे 1928 में, तो मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। उस समय भी एक बार कॉन्स्टिट्यूशन 1928 में जो मोतीलाल नेहरू और उसके 8 मिनिस्टर थे उन्होंने ड्राफ्ट किया था, बनाया था एक दूसरे तरह कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो भी एक अनुभव था इंडिया के पास। और दूसरा उसके बाद 1931 में कराची जब सेशन हुआ था जो कांग्रेस का, तो उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था, रेजोल्यूशन मतलब कि प्रस्ताव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट एट हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया शुड लुक लाइक, कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो वो कैसा दिखेगा, उसको क्या क्या काम करना है। तो इस तरह का जो अनुभव था, तो दिस वैल्यूज़ वेयर एक्सेप्टेड बाय द मोस्ट ऑफ द लीडर्स बिफोर द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले जब काम हो रहा था तो वो उन लोगों की इसकी जानकारी थी। लेकिन और दूसरी बात ये थी कि द फेवरेटिव विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉलोनियल रूल, और वो लोग जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कॉलोनियल जो उसमें ईस्ट ब्रिटिश जो रूल था, तो उसके बहुत सारे जो राजनीतिक संस्था थे उससे जानकारी रखते थे जो उसके मेंबर थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, अब वो और एक उससे पहले एक चीज़ और बता रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ कॉलोनियल लॉ इन लाइक द इन्वायरमेंट ऑफ द इंडियन एक्ट 1935, इसका जो 1935 का जो भारतीय जो भारत सरकार का जो एक्ट था उससे वो समझते। फिर उसके बाद जाके बहुत सारे जो सिस्टम्स थे वर्ल्ड के, उसको बहुत सारी जानकारियाँ जो लिया गया जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। और दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली जो था, जो कि जिसका चयन हुआ था खास में उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर थे 299 मेंबर थे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, और ऐसे पूरे दोनों मिला के 387 थे। पहले ही बोले कि इंडिपेंडेंट होने से पहले ही से भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हो गया था। तो वो सारे जो चुन के आए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आए थे, जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थे जैसे बिहार प्रोविंस के थे, अलग अलग प्रोविंस का जो चुन कर आए थे हर जगह से। तो इसलिए मैंने कि माना जा रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, उसके सारे सदस्य जो है जनता के प्रतिनिधि थे। तो और अंततः क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट 299 मेंबर, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो 299 ही मेंबर थे। अब इट वाज अडेप्टेड इन द नवंबर 26 1949, और इसको स्वीकार कर लिया, बट लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उस समय जो था पहली बार हम लोग ये किए थे, पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। पहली बार हम लोग कहे थे पूरे भारत में 1930 में स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था कि कांग्रेस कहा था कि इंडिपेंडेंट बनाए, उसलिए उस डेट को चुना गया। टू मार्क दिस डेट वी सेलिब्रेट 36 एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। अब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और राजेंद्र प्रसाद थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। अब प्रेम्बल जब इंडिया होता है तो आप यहाँ पर इतना हर बुक में देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। जब कोई भी चीज़ आप बुक पढ़ते हैं तो शुरू में इंडेक्स होता है, इंट्रोडक्शन होता है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक उसी तरह से प्रेम्बल था, प्रस्तावना था, कि इसको भारत का दिल भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का दिल भी कहा जाता है, हार्ट भी कहा जाता है। तो आप इस तरह का इसको पढ़ते होंगे। अब एक एक करके जो लिखा हुआ उसको डिस्कस करते हैं कि पर्पस ऑफ द प्रेम्बल, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था। तो ये जो था ये इंडिकेट करता था कि जो कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन आया और ये अथॉरिटी को, मैंने वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट ईस्ट स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का जो उद्देश्य है वो प्रस्तावना पढ़ लीजिए, या किसी भी बुक में देगा तो इंट्रोडक्शन पढ़ के आपको उस बुक की एक लमसम जो है मैंने एक आइडिया निकल जाता है कि क्या वो बुक में बताने जा रहा है। तो और उसके बाद जाके इट प्रोवाइड्स द एग्जामिन एंड एवेलुएट द एनी लॉ ऑन सेक्शंस एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसे यहाँ पर है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका आगे डिस्कस करेंगे, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो था फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये
दर्शन था, क्या क्या था, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हाँ, तो ये जब हम वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बतलाता है कि ये जो कि जनता के द्वारा और उसके लिए नॉट हैंडल्ड देन एंड किंग एंड बाय द आउटसाइडिंग पावर, कि ना ये राजा के द्वारा बनाया गया है, थोपा गया है, या भारत के बाहर के द्वारा थोपा गया, ये भारत के जनता द्वारा ही चुना गया, क्योंकि बनाया, क्योंकि जो इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे जो इसको प्रोविंशियल कोर्ट चुन के आते हैं। सोवरेंटी मैंने संप्रभुता, कि पीपुल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन टू इंटरनल एज वेल द एक्सटर्नल मैटर, कि इसमें जनता जो है वो सुप्रीम पावर है, वो चुन सकता है कि देश के बाहर देश के अंदर कौन सा मैटर को लेना है। अगर कोई सरकार नहीं मानेगा तो आगे जो चैप्टर 3 जो हम देखेंगे आगे, जो मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, तो उसमें आगे देखेंगे नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि उसको नेतृत्व करे। अब सोशलिस्ट जो वर्ड था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो था नहीं उसमें। 1976 में एक 42nd अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट मैंने कि संविधान संशोधन, संविधान को संशोधन करने का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट में दिया गया था, और उसमें था कि हम संविधान को जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो 1976 में सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म दो वर्ड को जोड़ा गया था। तो वेल्थ इज जनरली सोशली शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी, कि जो भी संपत्ति होगा सबको बांट के किया जाएगा। एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप द लैंड एंड इंडस्ट्री, कि जितना भी जमीन या जो कारखाना होगा उसमें सरकार जो है उसका ऑनरशिप होगा, मैंने इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं था, पब्लिक प्रॉपर्टी थी। और सेकुलर जैसा बताया कि 42nd अमेंडमेंट में ये भी जोड़ा गया था 1976 में, कि एक जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का 1974 में एक डिसीजन आया था, उसके बेस पे ये जोड़ा गया था कि सेकुलर, कि धर्मनिरपेक्ष, कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, तो सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, कि जो नागरिक तो कोई भी धर्म चुन सकते हैं, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन्स बिलीव एंड प्रैक्टिस रिस्पेक्ट, कि सबको एक जैसा माने। डेमोक्रेटिक जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जनता के द्वारा चुना जा रहा है, इक्वल राइट है सबको, और वो अकाउंटेबल है कि वो सरकार की जवाबदेही है कि उसको फुलफिल करे। रिपब्लिक के जितने भी स्टेट हैं उसको वो एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे हैं, एक छाता के नीचे हैं, और उसी को हम लोग यहाँ पर चुनेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर, ये हेरिडेटरी नहीं है कि एक राजा मर गया तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, उस तरह का नहीं था। फिर जस्टिस था कि सबको न्याय मिलेगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, या सोशल इनइक्वलिटी के आधार पर हो। तो इस नोट्स को आप देखते जाइएगा, याद भी कर लीजिएगा कि आगे बहुत काम देगा। लिबर्टी जो है स्वतंत्रता है, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा सिटीजन्स को, वो कुछ भी कर सकता है। इक्वलिटी है, लॉ के सामने था, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, और इनइक्वलिटी मानना कुछ नहीं, फर्टर्निटी की भाईचारा, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर इन द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, कि हम लोग एक ही परिवार के सदस्य इस तरह से करेंगे। फिर जैसे जब ये नोट्स स्टार्ट हो रहा था तो पार्ट 1 में ही इसकी चर्चा कर दिया गया था शुरुआत में ही, साउथ अफ्रीका के बारे में, तो ये ऑलरेडी फिनिश है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है नोट्स है फिनिश होता है।